अध्याय 288 एक अचानक निमंत्रण। मेईशु, उसे आश्चर्य हुआ जैसे ही वह पिछले दरवाजे से बाहर निकली थी, लू यान ने उसे बुलाया। झोली ने लगभग तुरंत ही उस पर घृणा की दृष्टि डाली। मेईशु ने असहाय होकर पलटकर पूछा, क्या हो रहा है? लू यान उसके पास चला गया और उससे लगभग 1 मीटर की दूरी पर रुक गया। क्या आप आज रात के खाने के लिए मेरे घर आना चाहेंगे? मेरी माँ ने विशेष रूप से मुझे आपको आमंत्रित करने के लिए कहा था। चाची, मेईशु ने धीरे से सिर हिलाने से पहले झोली पर अनिश्चित दृष्टि से देखा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ अचानक क्यों चाहती थी कि मैं रात के खाने के लिए तुम्हारे पास आऊं? लू यान अचानक कड़वाहट के भाव के साथ मुस्कुराए। आपने ये सवाल पहले नहीं पूछा होगा, याद है? जब हम बच्चे थे तो आपका मेरे घर रात के खाने के लिए आना एक आम बात थी। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी निगाहें तीव्र थीं, मानो उसमें एक भावुक गर्माहट हो जो मेईशु के दिल में अब मन पर चुकी रोशनी को भेदने की कोशिश कर रही हो। उनके बचपन के बारे में सोचकर मेईशु का दिल नर्म हो गया। हाँ, जब हम बच्चे थे, हम अक्सर भोजन के समय नाश्ता करने के लिए आपके घर छिप जाते थे क्योंकि माँ मुझे ऐसी सब्जियां खाने के लिए मजबूर करती थी जो मुझे पसंद नहीं थी। लू यान की मुस्कान और भी कोमल हो गई। मैंने आपके बहुत सारे पसंदीदा भोजन तैयार किए हैं, मेरे साथ आओ। जरूर। मेईशु ने इस बार संकोच नहीं किया और सीधे सहमति में सिर हिलाया। झोली कुछ भी नहीं बोल पाए और इतनी निराश हो गई कि उसने लगभग अपने दांतों को पीसकर पाउडर बना लिया। भाई लू यान, क्या आपने ऐसा कुछ तैयार किया? ये सुनकर लू यान के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मेरी माँ को तुम्हारे लिए कुछ तैयार करना चाहिए था। नजदीकियां और दूरियां का फर्क बिल्कुल साफ था। झोली ने मेईशु पर व्यथित दृष्टि डाली और फिर लू यान की बाह से चिपक गया। उसके साथ चलता रहा, ध्यान से उसके नक्शे कदम पर चलते हुए। वे तीनों एक ही कार में लू यान के घर गए। कार में माहौल दमनकारी लग रहा था और यहाँ तक कि ड्राइवर को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मेईशु सामने वाली यात्री सीट पर बैठी, आराम करने और अपने पाठों की समीक्षा करने के लिए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अचानक ड्राइवर के असहज व्यवहार को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। लू यान, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी माँ विशेष रूप से क्यों चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास आऊं। लू परिवार और मेई परिवार के बीच वर्तमान संबंधों को देखते हुए उसे संदेह था कि लू यान की माँ उनके रिश्ते को सुधारना चाह रही थी। उसने सोचा कि इसकी अधिक संभावना है कि उसकी माँ चाहती थी कि वह लू यान से दूर रहे। मुझे भी यकीन नहीं है, लू यान ने स्वीकार किया। हालांकि वह अपनी माँ से अधिक जानकारी के लिए पूछना चाहता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था कि वह और अधिक साझा नहीं करना चाहती थी। अवसर का लाभ उठाते हुए वह तब तक स्कूल में रुका रहा जब तक कि उसे लेने का समय नहीं हो गया। उसने उसे कक्षा के दरवाजे पर व्यक्तिगत रूप से उठाया। मेईशु ने सोच समझकर सिर हिलाया। इससे पहले कि वह बोल पाती, झोली ने चिल्लाकर कहा, ओह वैसे भाई लू यान, मैं पिछली बार आपको बताना भूल गया था। मौसी ने मुझे एक कंगन दिया, ये बहुत सुंदर लग रहा है और इसे पहनने का मेरा मन नहीं हुआ। क्या आप मेरे साथ देखना चाहते हैं? लू यान ने तुम्हें एक कंगन दिया? लू यान ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा। झोली मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराए और अपनी जेब से एक नाजुक लाल डिब्बा निकाला। उसने ध्यान से उसे खोला और उसके भीतर से एक परिचित गंध निकली। ये लू यान की माँ की पसंदीदा इत्र की खुशबू थी, जिसने लू यान की अभिव्यक्ति को तुरंत बदल दिया। ये वास्तव में झोली को उसकी माँ द्वारा दिया गया था। उसने अचानक तुम्हें कंगन क्यों दिया? मुझे नहीं पता, शायद वह सचमुच मुझे पसंद करती है। झोली ने धीरे से कंगन निकाला जैसे कि वह कोई अनमोल खजाना हो और फिर उसे लू यान को सौंप दिया। और यान, क्या आप इसे पहनने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह संबोधित किया था। लू यान रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सका और फिर कुछ हद तक अस्वाभाविक रूप से अपनी नजरें फेर लीं। आप इसे अपने ऊपर लगा सकते हैं? मुझे अकेले कंगन पहनना हमेशा असुविधाजनक लगता है। क्या आप मुझे आकार समायोजित करने में मदद कर सकते हैं? झोली ने आत्मीयता से उसकी बांह पकड़ ली और धीरे से हिलाया। वह जानबूझकर मेईशु के सामने अपनी अंतरंगता प्रदर्शित कर रही थी। मेईशु झोली की छोटी मोटी चालों की आदी हो गई थी। उसने ऐसी बचकानी बातों पर उससे प्रतिस्पर्धा करने की जहमत नहीं उठाई। सबसे पहले लू यान उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन झोली की दृढ़ता ने अंततः उसे परेशान कर दिया। वह अनिच्छा से सहमत हो गया और उसे कंगन बांधने में मदद की। फिर उसने अपना सिर घुमा लिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह उसके साथ आगे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हालांकि झोली को अन्याय महसूस हुआ, फिर भी उसने प्रसन्न चेहरा बनाए रखा। उसने अपनी कलाई पकड़ी और कहा, यह पहली बार है जब यान ने मुझे कंगन पहनने में मदद की है। ये स्मरणीय है। वहाँ स्मरण करने योग्य क्या है? लू यान ने जानबूझकर उसका खंडन करते हुए ठंडे स्वर में कहा। हालांकि झोली अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति का शो कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। वह बड़बड़ाती रही, बेशक ये स्मरण रखने योग्य है।
लुयान, मुझे वास्तव में ये कंगन पसंद है और मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगा। मेई शू देख सकती थी कि ड्राइवर भी स्पष्ट रूप से घृणा महसूस कर रहा था। वह हल्के से मुस्कुराए, अपना सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और लड़की के स्वनिर्देशित नाटक को नजरअंदाज करना चुना। वह अपने पाठों की समीक्षा करती रही। जब कार लुयान के घर पहुंची तो जियांग वो बाहर से सामान का एक बॉक्स लेकर लौटा था। उसने मेई शू को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। मिस मेई, आप यहाँ क्यों हैं? क्या वह मास्टर सी के साथ किसी भी व्यवहार से बचना नहीं चाहती थी? वह व्यक्तिगत रूप से लुयान के घर क्यों आई थी? अध्याय 289। एक बात कहना मतलब दूसरा। आंटी किन ने मुझे आने के लिए कहा, मेई शू ने उसे दूर से धीरे से समझाया। जियांग ही ने अन्य दो लोगों पर नजर डाली जो कार से बाहर आए थे और उनकी ओर सिर हिलाया। ठीक है, मास्टर सी को मुझसे कुछ चर्चा करनी है। मैं जा रहा हूँ। माफ करें। अलविदा अंकल जियांग। लुयान ने सक्रिय रूप से जियांग हे का अभिवादन किया और मेई शू की ओर लौटने से पहले उसके दूसरे विला में प्रवेश करने का इंतजार किया। ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। ठीक है, मेई शू ने उसकी ओर सिर हिलाया। हालांकि झोली ने तुरंत खुद को दोनों के बीच में कर लिया और अपने स्वामित्व का दावा करने के लिए आक्रामक रूप से लुयान की बांह पकड़ ली। आह यान, मैं तुम्हारे साथ अंदर जा रहा हूँ। लुयान ने भौहें चढ़ा ली, वह विशेष रूप से ठंडी लग रही थी। ठीक है, चलो। एक बार जब वे तीनों विला में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि भोजन कक्ष में व्यंजन पहले से ही तैयार थे। इनमें साधारण घर पर बने व्यंजन शामिल थे। हालांकि बैठने की व्यवस्था काफी जटिल थी। मेज के सिरहाने पर दो कुर्सियां थीं, एक तरफ, और दूसरी कुर्सी मेज के कोने में अपनी जगह से बाहर रखी हुई थी। मेई शू ने एक संक्षिप्त नजर डाली और तुरंत जान लिया कि कौन सी सीट उसके लिए है। उसने लुयान के चाचा का अभिवादन करने के लिए लुयान और झोउ ली का अनुसरण किया और फिर बिना किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता के कोने में अपनी सीट ले ली। लुयान ने उसकी ओर देखा और उसे गुस्सा आ गया। वह झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, इतनी दूर कुर्सी किसने रख दी? शुआ हमारा मेहमान है, आइए उसके लिए एक और कुर्सी तैयार करें। कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेई शू कुछ कह पाती, मैडम लू ने अपनी ओर से इनकार कर दिया। लुयान हैरान हो गया और उसने पूछा, माँ, आपका क्या मतलब है? क्या हम मेई शू को अतिथि के रूप में अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर रहे थे? वह एक मेहमान है, लेकिन बाकी लोग एक परिवार हैं, इसलिए हम एक साथ बैठेंगे। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मेहमान कहाँ बैठता है? मैडम लू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। आह यान, बैठ जाओ और मेहमान के सामने अभद्र मत बनो। लेकिन लुयान अभी भी मेई शू के लिए बोलना चाहता था, लेकिन लुयान के पिता लूली ने भी अपना गला साफ किया और अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए बोला। लुयान के पास अनिच्छा से बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कमरे में सबसे खुश व्यक्ति झोउ ली था। मैडम लू की हरकतें स्पष्ट रूप से लुयान के मंगेतर के रूप में झोउ ली की पहचान की पुष्टि करने के लिए थी। इस बार मेई शू को आमंत्रित करना शायद उसे यह याद दिलाने का एक तरीका था कि वह भविष्य में लुयान के बहुत करीब न जाए। मैडम लू सचमुच उसके प्रति बहुत दयालु थी। झोउ ली बहुत खुश थी क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से व्यंजन परोसे और शराब डाली। वह पूरे भोजन में व्यस्त थी और उसके पास खाने के लिए मुश्किल से ही समय था। हालांकि उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। मैडम लू ने झोउ ली की चौकस सेवा का आनंद लिया और कभी कभी कोने में मेई शू की ओर देखा। भोजन के दौरान माहौल अजीब था। वे खाना खा ही रहे थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बटलर ने सांस लेने की उम्मीद में जल्दी से दरवाजा खोला। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने जियांग हे को बाहर खड़ा पाया। जियांग, तुम इस समय यहाँ क्यों हो? जियांग वह दबे पांवों के साथ भोजन कक्ष की ओर देखता रहा। अंकल ली, मास्टर सी ने उल्लेख किया कि जब वह पहले मिस्टर लू से बात कर रहे थे तो उन्होंने कॉफी टेबल पर एक दस्तावेज छोड़ा था। उन्होंने मुझसे आकर उसे ढूंढने के लिए कहा। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कॉफी टेबल पर कोई दस्तावेज नहीं देखा। आप पहले अंदर जा सकते हैं, बटलर अंकल ली ने कहा, और उन्होंने जियांग हे को प्रवेश करने की अनुमति दी। जियांग वह जल्दी से लिविंग रूम में चला गया, एक उपयुक्त कोण ढूंढा और चुपचाप भोजन कक्ष में लोगों की तस्वीर ले ली। फिर उसने लापरवाही से कॉफी टेबल से एक दस्तावेज उठाया और कहा, मुझे यह मिल गया। ये दस्तावेज है, मैं अब विदा लूंगा। बटलर देर से आए और उन्होंने यह नहीं देखा कि उन्होंने अभी क्या किया है। वह बस थोड़ा हैरान था कि मास्टर सी जैसा सावधानीपूर्वक व्यक्ति इतना लापरवाह होगा। लेकिन इससे पहले कि वह विस्तार से पूछ पाता, जियांग हे पहले ही दरवाजे से गायब हो चुका था। बटलर ने सोचा कि मास्टर सी दस्तावेज की समीक्षा करने के लिए उत्सुक होंगे। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि मेई शू ने अपनी प्रणाली के सौजन्य से इंद्रियों को बढ़ाया था, जबकि अन्य लोगों ने इसे नहीं सुना। जब जियांग हे ने तस्वीर ली तो उसने कैमरे के शटर की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह आत्ममुग्ध होकर यह नहीं सोचेगी कि जियांग हे को लूसी ने गुप्त रूप से उसकी तस्वीरें लेने का निर्देश दिया था। दूसरी ओर जियांग वह जल्दी से लूसी के विला में लौट आया। उसने सी ये को वह तस्वीर दिखाई जो उसने ली थी। मास्टर सी,
ऐसा लगता है जैसे मैडम लू मिस मेई को अपमानित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि वह उसे बहुत पसंद नहीं करती है। क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? वहां देखने लायक क्या है? सीए ने तस्वीर को उदासीन भाव से देखा। तस्वीर में लड़के और अन्य लोगों के बीच स्पष्ट कलर से वह स्पष्ट रूप से चकित थी। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। वह इसे अपने ऊपर ले आई। जियांग वह इस बात का आदी था कि उसके बॉस के शब्द उसके विचारों से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने मनाना जारी रखा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मिस मेई ने अभी अच्छा खाना नहीं खाया। हमारा रात्रिभोज भी जल्द ही तैयार है। क्या आप उन्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे? सीए ने अचानक अपनी बर्फीली निगाहें उसकी ओर घुमाई और कहा, क्या वह खुद को मुझसे दूर नहीं करना चाहती थी? मुझे उसे हमारे साथ रात्रिभोज पर क्यों आमंत्रित करना चाहिए? जियांग ही ने गहरी आह भरी और कहा, ठीक है, सब कुछ आपके विवेक पर होगा, मास्टर सी। सीए ने चीखते हुए फोन वापस जियांग ही को सौंप दिया। उसे नजरअंदाज करें, हम बेकार लोग नहीं हैं, हमें बहुत कुछ करना है। अध्याय 290, खुलकर बोलना। चूंकि लूसी ने ये कहा था, जियांग ही स्वाभाविक रूप से अपने बॉस के मामलों में आगे हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने देखा कि लूसी तेजी से बेचैन हो रही थी। जब वे रात्रि भोज कर रहे थे, तब तक उनकी अभिव्यक्ति में कुछ कहने की चाहत थी, लेकिन वो खुद को रोक रहे थे। हालांकि जियांग ही ने ध्यान न देने का नाटक किया, किनारे पर खड़ा रहा और हस्तक्षेप करने या उसे बाहर निकलने का रास्ता देने का प्रयास नहीं किया। रात के खाने के बाद लू परिवार बातचीत करने और चाय पीने के लिए झोऊ ली के साथ सोफे पर इकट्ठा हुआ। मेई शू को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब छोड़ना असभ्य होगा, इसलिए उसने अपने सिस्टम के साथ एक क्विज गेम खेलकर समय बिताया और इससे अच्छी रकम जीती। जब श्रीमती लू को लगा कि समय सही है, तो उन्होंने अपना चाय का कप नीचे रख दिया और मेई शू की ओर देखा। मेई शू, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। माँ, आप श्वे से जिस भी बारे में बात करना चाहती हैं, मैं भी वहां रहना चाहता हूँ। लू यान बोलने के लिए लगभग तुरंत खड़ा हो गया। श्रीमती लू ने भावहीन चेहरे के साथ अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई। इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। यहाँ बैठो और लिली के साथ बातचीत करो, हम जल्द ही वापस होंगे। लेकिन लू यान को स्पष्ट रूप से थोड़ा असहज महसूस हुआ। कोई भी आज रात उसकी माँ की व्यवस्था के निहितार्थ देख सकता था। उसे अकेले में बुलाने का मतलब निश्चित रूप से ये था कि वह मेई शू को कुछ अप्रिय बात कहने वाली थी। पर्याप्त, श्रीमती। लू का चेहरा अचानक कठोर हो गया। लू यान, अब तुम वयस्क हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम किन मामलों में शामिल हो सकते हो और किन में नहीं। माँ, लू यान ने अपनी अभिव्यक्ति में अचानक आए बदलाव की परवाह नहीं की और मेई शू के सामने खड़ी होकर बहस करती रही। मेई शू मेरी व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित अतिथि है, उसके मामले मेरे मामले हैं। माँ, बस यहाँ सीधे कहो कि आप मेई शू को क्या बताना चाहते हैं। लू यान, इस बिंदु पर लू ली, जो ये देखना सहन नहीं कर सका, खड़ा हुआ और उसे मनाने की कोशिश की। बेटा, बचकाना मत बनो, तुम अपनी माँ को नाराज कर सकते हो। तुम और लिली मेरे अध्ययन कक्ष में आ सकते हो। तुम्हारी माँ और मेई शू यहाँ बात कर सकते हैं। अपने पिता के आदेश से लू यान अनिच्छा से लू ली के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में चला गया। जाने से पहले वह अपनी माँ की बर्फीली नजरों की अवहेलना करते हुए मेई शू के पास खड़ा हुआ और धीमी आवाज में फुसफुसाया, अगर मेरी माँ कुछ कहती है जो तुम्हें बाद में परेशान करती है, तो इसे दिल पर मत लेना। अगर कुछ भी है तो तुम मुझसे अकेले में बात कर सकते हो। मेई शू ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। मैं समझता हूँ, अब आप ऊपर जा सकते हैं। जब लिविंग रूम में केवल वे दोनों बचे थे, श्रीमती लू ने सीधे बातचीत शुरू की। मेई शू, क्या आपको लगता है कि लू यान और झोऊ ली एक अच्छे जोड़ीदार हैं? मेई शू ने सच्चाई से उत्तर दिया, झोऊ ली जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है। मेरी राय में वह लू यान के लिए उपयुक्त नहीं है। झोऊ ली वह लड़की है जिसे व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। यदि वह उपयुक्त नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप उपयुक्त हैं? श्रीमती लू ने स्पष्ट रूप से कहा। मेई शू, सच कहूं तो मुझे वह व्यक्ति पसंद नहीं है जो आप बन गए हैं। मेई शू ने उदासीनता से अपनी आंखें उठाईं और सीधे श्रीमती लू की ओर देखा। क्यों? क्योंकि अब आप वह मासूम युवती नहीं है जिसे बाइलिंग ने अच्छी तरह से संरक्षित किया था। मुझे सरल और दयालु लड़कियां पसंद हैं, न कि पारिवारिक शिकायतों और गहरी योजनाओं के बोझ तले दबी, श्रीमती लू ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं एक नम्र छोटा मेमना बन जाऊं जिसका हर कोई फायदा उठाए और फिर आप मुझे पसंद करेंगे? मेई शू ने व्यंग्य की स्पर्श के साथ जवाब दिया। आप ऐसा नहीं करेंगे और यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब से मेरी माँ का निधन हुआ है, आप मेरे परिवार से संबंध तोड़ना चाहते हैं। मेई शू को श्रीमती लू की हरकतों के बारे में अच्छी तरह पता था। अपने पिछले जीवन में ग्रामीण इलाकों से लौटने के तुरंत बाद उसने लू परिवार के साथ वैसा ही व्यवहार किया था जैसा उसने तब किया था जब वह एक बच्ची थी। हालांकि श्रीमती लू ने बार बार उससे दूरी बनाए रखी। वास्तव में क्या श्रीमती लू को बाइलिंग की पहचान की परवाह थी? वह बाइलिंग के साथ दोस्ती करने और अपने बेटे को बाइलिंग की बेटी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार थी।
हालांकि बाइलिंग के बिना मेई परिवार अब पहले जैसा नहीं था। श्रीमती लू खुद को उनसे दूर रखना चाहती थी और यह पूरी तरह से समझ में आता था। ये देखकर कि मेई शू को स्थिति की गहरी समझ है, श्रीमती लू ने अप्रत्याशित रूप से भौहें उठाईं। चूंकि आप हर चीज के बारे में बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। मैं अपने बेटे को आपके साथ रिश्ता शुरू नहीं करने दूंगा। मैंने झोंगली को उसकी भावी पत्नी के रूप में चुना है। आपको और कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर मेई शू लगभग हंस पड़ी, लेकिन अपने अतीत की गर्माहट के कारण उसने दयालुता से सलाह दी, चाची, आपकी अपनी प्राथमिकताएं होना सामान्य बात है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप बहुत अधिक अभिमानी न हों। झोई, मासूम, ये सबसे मजेदार चीज है जो मैंने पूरे साल सुनी है। आपका क्या मतलब है? मैडम लू, जो महिलाओं की दुनिया में ऊंचे पायदान पर पहुंची थी, लोगों को परखने की अपनी क्षमता में विश्वास करती थी। लेकिन मेई शू ने बिल्कुल विपरीत विचार व्यक्त किया। क्या आप मेरे सामने मेरे और झोली के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप उससे ईर्ष्या करते हैं? तो आप मेरी भावी बहू के साथ मेरे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस बार मेई शू हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब वो हंसने लगी तो उसने एक मासूम भाव दिखाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, हर किसी की अलग अलग राय का सम्मान करना चाहिए। चूंकि आप झोली को बहुत पसंद करते हैं और मानते हैं कि वह भविष्य में आपके परिवार के लिए सबसे अच्छी बहू होगी, तो कृपया उसे लुयान के साथ मिलाना जारी रखें। अध्याय 291 गलत न समझें। श्रीमती लू को लड़की की बातें नागवार लगी और वह उसके साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी। परेशान होकर उसने अधीरता से अपना हाथ लहराया। चूंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम्हें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में मुझे आशा है कि आप मेरे बेटे और झोली से दूरी बनाए रखेंगे। जहां तक वांग यू और मेई म्यू को भगाने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए गए तरीकों की बात है, तो मुझे आशा है कि आप झोली को इसका पता नहीं चलने देंगे ताकि वह नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। मेई शू, जो जाने की योजना बना रही थी, ये सुनकर अचानक रुक गई और श्रीमती लू की ओर उदासीनता से देखने लगी। मुझे खेद है आंटी, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपने पहले क्या कहा है। हालांकि मेरे द्वारा उन्हें भगाने के बारे में आपका बयान मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्या ये सच नहीं है? श्रीमती लू ने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, आपने ऑनलाइन वीडियो के साथ काफी तमाशा बनाया, अपनी सौतेली बहन और अपनी सौतेली मां को जेल भेज दिया। क्या आप ईमानदारी से उस सब में निर्दोष होने का दावा कर सकते हैं? मेई शू चुपचाप उसके करीब चली गई, लगभग उनके शरीर को एक साथ दबाते हुए। श्रीमती लू ने कभी किसी को अपनी मौजूदगी में इतना दुस्साहस करते नहीं देखा था। वह गुस्से में मेई शू को धक्का देने वाली थी, लेकिन उसकी कलाई कसकर पकड़ी हुई थी। मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम मेरे घर में किसी को मारना चाहते हो? श्रीमती लू ने उसे धमकी दी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा आंटी। मेई शू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गहरी दृष्टि से कहा, भले ही तुम्हें अपने और मेरी मां के बीच का बंधन याद न हो, मुझे वह दयालुता याद है जो तुमने मुझ पर अतीत में दिखाई थी। तो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। तो फिर अब क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। श्रीमती लू ने जोरदार संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक उसने विरोध किया, मेई शू की पकड़ उतनी ही मजबूत होती गई। धीरे धीरे उसकी कलाई पर चोट का निशान उभर आया। मेई शू ने अपनी आवाज धीमी की और उसके कान में धमकी भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि मानव स्वभाव को परखने के लिए आपके पास क्या अजीब मानक हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वांग यू और मेई म्यू ने इसे अपने ऊपर लाया है। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप मुझे दुष्ट और षड्यंत्रकारी कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप अब झोली का पक्ष लेते हैं। मेई शू, यदि आप इसी तरह जारी रखते हैं तो 111 किसी को कॉल करें। श्रीमती लू ने शत्रुतापूर्ण स्वर में धमकी दी। बाहर किसी समय लगातार भारी बारिश शुरू हो गई थी और कभी कभी बिजली की चमक ने लिविंग रूम को रोशन कर दिया, जिससे आइवेली शू की पहले से ही गंभीर अभिव्यक्ति और भी भयानक हो गई। अचानक वह मुस्कुराए और असहायता से अपना सिर हिलाया। आंटी, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप आज मुझसे ये बातें न भी कहते तो भी मैं आपकी बहू नहीं बनती। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हम भविष्य में एक दूसरे को दोबारा नहीं देखेंगे। इसके साथ ही उसने अचानक श्रीमती पर अपनी पकड़ ढीली कर दिलू ने अपना हाथ घुमाया और अपना सिर घुमाया और बाहर की ओर जाने वाले लिविंग रूम का दरवाजा खोला, एक दृढ़ और उदासीन अभिव्यक्ति के साथ। मेई शू को बताए बिना कोई काफी देर से बाहर खड़ा था और उसके पैर कुछ सुन्न हो गए थे। इस दौरान उन्होंने बार बार खुद से जल्द चले जाने को कहा था। उसे दोबारा उससे मिलने नहीं आना चाहिए था। उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह खुद को उससे दूर करना चाहती थी, तो उसे खुद को कम क्यों करना चाहिए और उसे खुश करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। हालांकि जब उसने उसे दूसरों से अलग थलग देखा तो वह फोटो में उस लड़की के दयनीय रूप के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। उसका दिल दुख गया और अंततः वह अपने पैरों को नियंत्रित नहीं कर सका और यहाँ आने का कोई बहाना ढूंढ रहा था।
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आते ही अंदर कोई बहस सुनने को मिलेगी। उसे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन जब उसने मेईशू को देखा तो लूसी एक पल के लिए भी खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि जब उसने मेईशू की शांत आंखें देखी तो आशा की वह किरण जल्दी ही फीकी पड़ गई। तुम यहाँ क्यों हो? मेईशू ने ठंडे स्वर में पूछा। लूसी ने अपना मुंह खोला मानो कुछ कहना चाह रहा हो, झिझका और फिर अजीब तरीके से उत्तर दिया, बस गुजर रहा हूँ। मेईशू ने अपनी आंखें अपने दिल में घुमाई और ये देखते हुए कि लूसी के कंधे और बाल भीगे हुए थे, उसने गहरी आह भरी। आप कहाँ रहते हैं? हम। ऐसा लगता है कि लूसी को उम्मीद नहीं थी कि वह ये सवाल पूछेगी और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने गंभीर स्वर अपनाया। इसका आपसे क्या लेना देना है? बेशक, इसका सब कुछ मुझसे लेना देना है। बाहर भारी बारिश हो रही है और अंदर उस महिला ने मेरे लिए छाता तैयार नहीं किया। मेरे पास कोई ड्राइवर भी नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपसे एक छाता उधार लेना होगा, मेईशू ने तथ्यात्मक रूप से कहा। लूसी एक पल के लिए धीरे से मुस्कुराया लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। मैं इसे तुम्हें उधार नहीं दूंगा। हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन उनके शरीर ने पहले ही नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। मेईशू ने समझा और उसका अनुसरण किया। बाहर का मौसम ठंडा था, मानो सर्दी खत्म हो गई हो, और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हालांकि मेईशू को अभी ज्यादा देर भीगी नहीं हुई थी कि अचानक एक गीला ओवरकोट उसके ऊपर आ गया। लूसी अपनी जगह पर रुक गया। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा ठंडा हो गया। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि लू परिवार में आतिथ्य की कमी है। इसके अलावा इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। गलत मत समझिए। मैंने यह नहीं कहा कि मैं गलत समझना चाहता था, मेईशू ने धीरे से बुदबुदाया, फिर उसे पकड़ने के लिए कुछ कदम दौड़ी। उसने भी उसे ढकने के लिए अपना हाथ उठाया, ऐसा करने के लिए संघर्ष करते हुए और उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, आपको भी गलत नहीं समझना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि दूसरे ये कहें कि मैं स्वार्थी और आत्मकेंद्रित हूँ। अध्याय 292 अजीब संबंध। लूसी ने उस पर तिरछी नजर डाली। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर झुके हुए थे। उसने छाता लिया और उन दोनों के सिर पर रख दिया। पाखंडी महिला, मैं अभी तुम्हें यह उपकार दे रहा हूँ। वे ज्यादा दूर नहीं चले थे जब उन्होंने जियांग ही को छाता लेकर आते देखा। उसे चिंता थी कि बारिश के कारण मास्टर सी बीमार पड़ सकते हैं। वह जानता था कि अगर उसे सर्दी लग गई तो राजधानी लौटने पर उसका बूढ़ा आदमी शायद उसे फाड़ देगा। छाता पकड़े हुए और रास्ता देखने के लिए अपना सिर नीचे किए हुए, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह सीधे उनके पास चला आया है। लूसी ने जियांग हे को चौंकाते हुए अपना गला साफ किया, जो अपनी ही दुनिया में था। वह उनसे टकराते टकराते बचा। मास्टर सी, क्या चल रहा है? जियांग, उसने लूसी की ओर देखा और फिर मेईशू की ओर देखा, जो उसके बहुत करीब खड़ी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत ही अनावश्यक काम कर दिया है। उसने तुरंत खुद को सुधारा। मास्टर सी, मैं आपको और मिस मेईशू को एक छाता देने आया था। अभी मिस्टर लू ने मुझे आने के लिए कहा, तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। ये कहते हुए उसने सीधे छाता लूसी को सौंप दिया और फिर बारिश का सामना करते हुए वापस उस विला की ओर भाग गया जहां से वह अभी अभी आया था। मेईशू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या उसका झूठ कम विश्वसनीय हो सकता था? लूसी ने छाता पकड़ लिया, कोट को अपनी बांह पर रख लिया और उसकी ओर देखा। कैसा झूठ? आप विश्वास क्यों नहीं करते कि वह सच कह रहा था? क्या आप इतने आत्ममग्न हो गए हैं कि आपको लगता है कि वह हमारे लिए निजी जगह बना रहा है? मेईशू ने उत्तर दिया। क्या यह मामला नहीं था? लूसी ने उसकी दोषारोपणात्मक दृष्टि का सामना किया और आत्मविश्वास से कहा, मिस मेईशू, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। अब आपके प्रति मेरा वह इरादा नहीं है। इस बिंदु पर हमें मित्र भी नहीं माना जा सकता। मैंने आज आपकी मदद की क्योंकि आप लू परिवार की संपत्ति पर हैं। यदि इसके कारण आपको कोई अवास्तविक गलतफहमी होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेईशू ने भौहें उठाई, गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। ऐसा लगता है कि जियांग, उसने मेरा संदेश काफी अच्छी तरह से बता दिया है। चूंकि आपने इसे इस तरह से रखा है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं अब चला जाऊंगा। वह बारिश में बाहर निकलने वाली थी। हालांकि बाहर भारी बारिश हो रही थी। तेजी से दौड़ने से वह अधिकतम 10 मिनट में घर पहुंच जाएगी। भीगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वह बाद में गर्म होने के लिए गर्म स्नान कर सकती है। उनकी निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियां सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं जा सकते। लूसी ने बिना सोचे समझे अपना हाथ खींच लिया और जब मेईशू ने उसकी ओर देखा तो उसे एक उपयुक्त कारण मिला। यदि आप इस तरह से चले गए तो आपका परिवार निश्चित रूप से सोचेगा कि लू परिवार ने आपको धमकाया है। हालांकि मेई परिवार की तुलना हमसे नहीं की जा सकती। मैं नहीं चाहता कि लू परिवार के बारे में कोई प्रतिकूल गपशप फैले। चिंता मत करो, मेई परिवार के लोग गपशप नहीं करते। कोई भी आपके परिवार के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेगा। मेईशू ने खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि लूसी की ताकत ऐसी नहीं थी जिससे वह आसानी से मुक्त हो सके। यह आदमी किस चीज से बना था? यहाँ तक कि उसके जैसा ताकतवर व्यक्ति भी उससे निपट नहीं सका। मैं इस पर विश्वास नहीं करता।
आपके वर्तमान रवैये को देखकर मुझे यकीन है कि जब आप घर पहुंचेंगे तो आप लू परिवार के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। तुम्हें आज मेरे साथ आना होगा, लूसी ने दृढ़ता से कहा, उसे मना करने का मौका नहीं दिया। उसने उसे उठाया और छाता पकड़कर बारिश में ले गया। मेशू हैरान रह गई और क्षण भर के लिए विरोध करना भूल गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके कान में फुसफुसाया, क्या यह मेहमानों के इलाज का लू परिवार का तरीका है? उसकी गर्म सांसें उसके कान में चली गईं, जिससे एक झुनझुनी सी महसूस हुई, जैसे कि उसने उस पल में बाहर से ठंड को दूर कर दिया हो। लूसी को थोड़ी गर्मी भी महसूस हुई। वह उत्तर नहीं देना चाहता था क्योंकि वह दोषी महसूस करता था। वह बारिश में तेजी से चला। विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद ही उसकी गति धीमी हुई। गलत विचार मत पालो, मुझे तो बस यही लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो और समय बर्बाद करते हो, लूसी ने कुछ अनिच्छा के साथ यह कहा। फिर अंदर गया और नौकर को निर्देश दिया कि वह मेशू को बदलने के लिए साफ कपड़ों का एक सेट तैयार करे। कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे एक छाता उधार दे दो और जब मैं घर पहुंचूंगा तो कपड़े बदल लूंगा। मेशू अंदर जाने के इरादे के बिना दरवाजे पर खड़ा था। लूसी का चेहरा काला पड़ गया और वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बिजली की चमक और उसके बाद गड़गड़ाहट ने खिड़कियों को हिला दिया। बटलर ने जल्दी से खिड़कियां बंद कर दी और कहा, मास्टर सी, बाहर ओले गिरे हैं, अब बाहर जाना बहुत खतरनाक है। मेशू ने सोचा, क्या लूसी ने गुप्त रूप से किसी जादूगर से सलाह ली थी? अन्यथा बारिश उसके मूड के साथ इतनी अच्छी तरह कैसे मेल खा सकती थी? लूसी को अब कोई जल्दी नहीं थी। उसने शांति से उसके बालों को सुखाने के लिए एक तौलिए का इस्तेमाल किया और कहा, ये ठीक है, मिस मे अविश्वसनीय रूप से बहादुर है। थोड़े से ओले कुछ भी नहीं है, भले ही यह उसके सिर पर लगे, ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है। जाओ और उसके लिए एक छाता ले आओ और उसे उसके रास्ते पर भेज दो। बटलर लूसी और मेशू के साथ साथ जियांग के बीच तनाव को नहीं समझ रहा था, फिर भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा, मास्टर सी, मिस मे वास्तव में अब बाहर नहीं जा सकती। बारिश बहुत तेज है और कार भी नहीं चलाई जा सकती। मिस मे के लिए अकेले बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? लूसी ने नौकर की ओर तौलिया फेंक दिया और शांति से एक कप गर्म चाय पी ली। अध्याय 293 आपका बुजुर्ग। बटलर ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, लेकिन अगर सचिव जियांग व्यक्तिगत रूप से गाड़ी चलाते हैं तो ये ठीक होना चाहिए। मिस मेशू, क्या आपका घर यहाँ से बहुत दूर है? यदि ये दूर नहीं है तो सचिव जियांग आपको सवारी दे सकते हैं। मेशू ने चंचल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये बहुत दूर नहीं है। यदि सचिव जियांग को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं सवारी की सराहना करूंगा। जियांग वह व्यस्त है और वह आपकी सेवा में नहीं है। लूसी ने निराशा में अपना चाय का कप मेज पर पटक दिया। बूढ़ेली, क्या मैंने तुमसे अभी स्टोर रूम में कुछ ढूंढने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम्हें वह मिल गया? बटलर झिझका और अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन मैं अब जाऊंगा मास्टर सी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताएं। बटलर के रास्ते से हटने के बाद लूसी ने घर के मालिक के रूप में अपनी भूमिका और भी अधिक मान ली और अपने सामने वाले सोफे की ओर इशारा किया। बैठो, मैं तुम्हें मेरी बात सुनने की सलाह देता हूँ। पहले अपने कपड़े बदलो। जियांग, उसके पास करने के लिए अन्य काम है और वह आपको अभी घर नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही उसने उसे नजरअंदाज करने का नाटक किया और उसकी तरफ नजरें चुराते हुए कुछ दस्तावेजों को पलटना शुरू कर दिया। मेशू को अचानक थोड़ी ठंड महसूस हुई। चूंकि वह इस समय नहीं जा सकती थी, इसलिए वह खुद को और अधिक आरामदायक बना सकती थी। उसने नौकर द्वारा लाए गए साफ कपड़े उठाए और उनकी जांच की और पाया कि वे आश्चर्यजनक रूप से उसके लिए फिट थे। उसने आश्चर्य से अपने बगल वाले आदमी की ओर देखा। ये किनके कपड़े हैं? मुझे नहीं पता, लूसी ने शांति से कहा, अभी भी दस्तावेजों में तल्लीन है। आप बगल के कमरे में कपड़े बदल सकते हैं। आपकी भीगी हुई उपस्थिति को देखकर मैं एक अपवाद बनाऊंगा और आपको अपने घर पर गर्म स्नान करने की अनुमति दूंगा। धन्यवाद। मेशू ने कपड़े उठाए और जाने लगी। लूसी के मूड में बेवजह सुधार हुआ। उसने देखा जैसे मेशू ने कमरे का दरवाजा खोला और ऐसा लगा मानो उसका दिल उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। उसकी जेब में कंपन हुआ और मेशू अपना फोन चेक करने के लिए रुकी, तभी लुयान का कॉल आया। हेलो, क्या गलत है? मुझे अभी पता चला है कि आप पहले ही जा चुके हैं। बाहर भारी बारिश हो रही है। क्या आप घर पहुंच गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लेने के लिए गाड़ी चलाऊं? जैसे ही उसने कॉल का उत्तर दिया, लुयान की चिंतित आवाज रिसीवर के माध्यम से आई। मेशू के फोन में कुछ ध्वनि लीक हो रही थी और लूसी, जो पास में था, बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। कोई जरूरत नहीं, मैं घर पहुंच चुका हूं। मेशू को नहीं पता था कि वह सच बोलने से क्यों झिझक रही थी। लूसी की मां को फिलहाल ये चिंता सता रही थी कि कहीं वह अपने बेटे के साथ रिश्ता शुरू न कर दे। अगर उसे पता चला कि मेशू अपने बहनोई के घर पर स्नान करने वाला है तो लू परिवार एक बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। मेशू पारिवारिक राजनीति से परेशान नहीं होना चाहती थी,
खासकर तब जब लूसी के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से निर्दोष था और दूसरों को उनके संबंध को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छी बात है। दूसरी ओर से लुयान की आवाज अफसोस से भारी थी। शुए, आज रात तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे खेद है। तुमने बहुत बुरा समय बिताया और यह सब मेरी गलती है। इसका दोष तुम पर नहीं डाला जाना चाहिए लुयान। मैं तुम्हारे इरादों को समझता हूँ। चिंता मत करो, हम भविष्य में भी सबसे अच्छे दोस्त बने रहेंगे। मेइशू ने दूसरी तरफ के युवक को सांत्वना दी, जो पहले से ही घुटा हुआ था। लुयान ने अपने 2 जन्मों में हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और वह नहीं चाहती थी कि वह उसके लिए दुखी रहे। हालांकि लुयान के दिल को उसकी मां ने गहरी चोट पहुंचाई थी। बोलते समय उसकी आवाज कांप गई। मुझे क्षमा करें मेइशू। चाहे मेरी माँ और आपने जो भी बात की हो, आपको विश्वास करना चाहिए कि यह मेरा इरादा नहीं था। मेइशू, मेरे दिल में तुम हो। लुयान अचानक झिझक गई। मेइशू ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बस कहो। मैं अपने दिल में, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बचपन का दोस्त माना है और झोली बचपन से ही मेरा पड़ोसी था। मुझे आशा है कि तुम गलत नहीं समझोगे। लुयान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अधिक चतुराईपूर्ण तरीके का इस्तेमाल किया। मेइशू आश्चर्यचकित दिखी और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन छीन लिया गया। लूसी की गर्म छाती उसकी पीठ पर दब गई, मानो उसने उसे अपनी बाहों में घेर लिया हो। उसने फोन पकड़ा और मेइशू की ओर देखा, जो सोच में खोई हुई लग रही थी। क्षमा करें, वह अभी बारिश में फंस गई है और उसे जल्द ही नहाना होगा। वह अभी आपसे बात नहीं कर सकती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लूसी ने अचानक कॉल समाप्त कर दी और फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। जाओ नहाकर आओ। मेइशू ने अपनी जीभ चटकाए और उसे घूर कर देखा। तुम्हें मेरे लिए फोन का उत्तर देने के लिए किसने कहा? लूसी ने सही कहा, जब मैं काम कर रहा था तो आपकी बातचीत ने मुझे परेशान कर दिया। इसके अलावा वह मेरा भतीजा है, मैं कॉल का जवाब क्यों नहीं दे सकता? उसने जानबूझकर भतीजा शब्द पर जोर दिया, जैसे कि वह उसे कुछ याद दिलाना चाहता हो। मेइशू को वास्तव में लगा कि यह आदमी एक बिगड़ेल बच्चे में बदल जाने के बाद से काफी परेशान करने वाला हो गया है। तुम इस तरह मेरा फोन नहीं छीन सकते। आखिर हमारा रिश्ता क्या है? लूसी ने ठंडी हंसी उड़ाई और कहा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम मेरे भतीजे के सबसे अच्छे दोस्त हो। एक बुजुर्ग के रूप में मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यदि आप अभी नहीं नहाएंगे तो बाद में आपको सर्दी लग सकती है। ज्येष्ठ। मेइशू ने अनिच्छा से सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, बहुत बढ़िया। देखो बाद में मैं तुम्हें कैसे परेशान करता हूँ। क्या कहा आपने? लूसी ने उसे अजीब तरह से देखा, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जैसे कि अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उसे बाहर छोड़ दिया हो। अध्याय 294 सचिव जियांग, रीढ़ की हड्डी। लूसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और कुछ देर तक हंसता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि बटलर गर्म अदरक सूप का कटोरा पकड़े हुए था और उसे देख रहा था। लूसी ने अपनी मुस्कान दबा दी और अपना गला साफ किया। वह काफी भोली है, नासुक को एक तरफ रख दे और जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसे दे दे। समझा? बटलर ने उनकी टिप्पणी का उत्तर देने का साहस नहीं किया। उसने बस बाद वाले हिस्से को स्वीकार किया और सूप का कटोरा पकड़कर तेजी से चला गया। सचिव जियांग आसपास नहीं थे। वे मास्टर सी को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मास्टर सी के सामने बिना सोचे समझे बोलने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। जियांग वह धीरे धीरे लौटने से पहले बारिश रुकने तक दूसरे विला में रुका था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि मास्टर सी अच्छे मूड में थे। उन्होंने मान लिया कि यह मिस मेइशू के कारण था। जियांग ही ने चाय का कप बढ़ाया और पूछा, मास्टर सी, लिविंग रूम में केवल आप ही क्यों हैं? लूसी ने शांति से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, क्या यहाँ हर दिन कोई हमेशा अकेला नहीं रहता? पूरी संपत्ति में केवल लूली और उसका परिवार और लूसी रहते थे। वे सभी उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जब तक आवश्यक न हो वे शायद ही कभी उसे परेशान करते थे। लूसी अक्सर एकांत का आनंद लेते थे और विला में यह एक आम दृश्य बन गया था। कभी कभी जियांग ही उसे इस तरह देखता था और महसूस करता था कि वह बहुत अकेला जीवन जी रहा है। लूसी को मनोरंजन स्थलों पर जाना पसंद नहीं था और वह अपने बड़े भाई लू ली को छोड़कर काम से बाहर के लोगों से कम ही मिलते थे। उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त भी नहीं था। हर दिन उसे अनगिनत काम का सामना करना पड़ता था। हालांकि जब से वह मेइशू से मिला, ऐसा लगा मानो उसका जीवन उज्जवल हो गया हो। इससे लूसी को अपने खाली समय के दौरान किसी के साथ बातचीत करने और भोजन साझा करने का मौका मिल गया। इसलिए जियांग ही के मन में हमेशा मेइशू के लिए बहुत सम्मान था। वह देख सकता था कि लूसी के दिल में उसके लिए एक विशेष स्थान है। अब लूसी की टिप्पणियां सुनकर जियांग ही को पता चला कि वह हमेशा की तरह अहंकारी था। तो उन्होंने सीधे पूछा, क्या मिस मेइशू आपके साथ वापस नहीं आई? वह पहले ही सोने के लिए अपने अतिथि कक्ष में जा चुकी है, लूसी ने शांति से उत्तर दिया। जियांग उसे लगा कि अगर लूसी की पूंछ होती तो वह अभी उसे हिला रहा होता।
लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये था कि इस समय मेशू उसके साथ लिविंग रूम में नहीं था, तो वह इतना खुश क्यों था? क्या उसे पता चले बिना ही कुछ महत्वपूर्ण घटित हो गया था? लूसी की मनोदशा को समझने और किसी भी समय उसके विचारों का अनुमान लगाने में सक्षम होने के लिए जियांग भी चुपचाप बटलर के पास गया और पूछा कि पहले क्या हुआ था। ओह, आप मिस मेशू के बारे में पूछ रहे हैं? बटलर पहले के दृश्य को याद करके शर्मा गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियांग हे और भी अधिक उत्सुक हो गया। क्या हुआ, कृपया मुझे बताओ। बटलर ने लुयान पर नजर डाली और झिझकते हुए दिखाई दिया। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जब मिस मेई ने पहले स्नान किया और अदरक का सूप का कटोरा लिया तो उसने गलती से इसे अपने कपड़ों पर गिरा दिया। बस इतना ही। जियांग वो स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करता था। बटलर उलझन में लग रहा था और अनिश्चित लग रहा था कि क्या उसे वह सब कुछ बताना चाहिए जो उसने देखा था। जिज्ञासा से अधीर जियांग हे ने उससे आग्रह किया और उसकी जिज्ञासा एक लगातार खुजली की तरह महसूस हुई जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। विरोध करने में असमर्थ बटलर ने अंततः स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, वास्तव में ये वे कपड़े हैं जो मिस मेई ने नहाने के बाद बदले थे। मास्टर सी को कुछ समय पहले अचानक एक विचार आया और उन्होंने नौकरों से उन्हें तैयार करवाया। हमने सोचा कि वे किसी और के लिए थे। मास्टर सी को एक युवा महिला पसंद आ गई थी, लेकिन हमें आश्चर्य हुआ जब उसने मिस मेई के लिए आज पहनने के लिए उन्हें यूं ही बाहर ला दिया। बाद में जब उसके कपड़े दुर्घटनावश गंदे हो गए तो मास्टर सी ने किसी से अपनी शर्ट निकलवाई और अस्थायी रूप से मिस मेई को दे दी। बटलर इस बिंदु पर आगे नहीं बढ़ सका। जब मास्टर सी ने पहले मिस मेई को अपनी शर्ट पहने देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। यदि उसने उस समय फिट के बारे में नहीं पूछा होता तो शायद उन दोनों ने। बटलर जितना अधिक इसके बारे में सोचता था उसे उतना ही अधिक दोषी महसूस होता था। मास्टर सी पहले से ही एक वयस्क व्यक्ति था और उसने पहले कभी किसी युवा महिला में रुचि नहीं दिखाई थी। अब उसने अंततः ही एक कदम उठाया था और फिर भी उसने अनजाने में इसे बर्बाद कर दिया था। उसने गंभीरता से इस संभावना पर विचार किया कि कल मास्टर सी उसे नौकरी से निकाल सकता है जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। बटलर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियांग ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, ठीक है बटलर, अब आप आराम कर सकते हैं। मैं यहाँ मिस्टर सी के साथ रहूंगा। सब सचिव जियांग, आपके साथ यहाँ हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। यदि जियांग वह पहले यहाँ होता तो उसने ऐसी गलती नहीं की होती और श्री सी को नाराज नहीं किया होता। जियांग ही उसे देखकर आश्वस्त होकर मुस्कुराया। हालांकि मास्टर सी कभी कभी सख्त और क्रूर हो सकते हैं, फिर भी वह उचित हैं। आपको उनसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। बटलर अंदर से कड़वाहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। जियांग ने जिन दो चीजों का उल्लेख किया था वे उन सभी को दिन भर चिंतित रखने के लिए पर्याप्त थीं। जियांग के बाद उसने बटलर को जाने के लिए मना लिया। वह लूसी की देखभाल करने के लिए उसके पास रुका। मास्टर सी, मुझे पहले ड्राइवर का फोन आया था। आज रात की ओलावृष्टि के कारण ड्राइवर के पास पारिवारिक आपात स्थिति थी और वह कल मिस मेशू को अकेले स्कूल नहीं ले जा सकेगा। लुयान के हाथ रुक गए और उसकी आंखों और भौहों के कोनों में खुशी का संकेत दिखाई दिया। ये ठीक है, यह कोई समस्या नहीं है, कल वह मेरी कार में बैठ सकती है। अध्याय 295 सहोदर बंधन। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। मेशू सुबह जल्दी घर लौट आई। जब लूसी खुद उसे जगाने आई तब तक उसके अतिथि कक्ष को इतनी अच्छी तरह से साफ कर दिया गया था कि ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी कोई नहीं रुका हो। यहाँ तक कि पिछले दिन उसने जो कपड़े उधार लिए थे उन्हें भी बड़े करीने से मोड़कर बिस्तर पर रख दिया गया था। उसके होठों पर पहले जो मुस्कान आनी शुरू हुई थी वह अचानक गायब हो गई। लूसी सख्त चेहरे के साथ बाहर आए और रास्ते में जियांग हे से टकरा गई। उसने चिढ़कर कहा, तुम दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। वह कौन था जो जब पहली बार काम करना शुरू किया तो मुझसे भी पहले उठ जाता था? अचानक डांट से जियांग वह अचंभित रह गया। वह हमेशा जल्दी उठने वाला व्यक्ति था। आज वह सुस्त नहीं पड़ रहा था। उसके जागने का समय हमेशा की तरह ही था। उसने लूसी के इतनी जल्दी उठने की उम्मीद नहीं की थी और ऐसा लग रहा था कि लूसी का मूड खराब था। उसे किसने उकसाया था? जरा ठहरिए। पलक झपकते ही जियांग हे को कुछ समझ आ गया। उन्होंने सावधानी से पूछा, मास्टर सी, क्या मिस मेशू पहले ही जा चुकी हैं? लूसी ने उस पर नाराज नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। जियांग उसने जल्दी से पीछे से पकड़ लिया। मास्टर सी, शायद मिस मेशू घर पर किसी कारण से चली गई। आप जानते हैं कि वह हाल ही में पारिवारिक मामलों से निपट रही है और वह आपके आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी। वह शायद बिना कुछ कहे जाने का इरादा नहीं रखती थी। लूसी ने अपनी गति तेज कर दी और भी अधिक उत्तेजित हो गया। जब उसका मूड खराब होता था तो वह इस तरह का व्यवहार करता था। जियांग वह यह अच्छी तरह से जानता था और उसने तुरंत कहा, मास्टर सी, आपका आने वाला दिन 2 सुबह की बैठकों में व्यस्त है। जाने से पहले नाश्ता करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं नहीं खाऊंगा। लूसी ने अपने सूट की आस्तीन के बटन समायोजित किए।
दालान में अपने जूते पहने और कहा, योजना विभाग को सूचित करें कि यदि आज के प्रस्ताव मेरी संतुष्टि के अनुरूप नहीं है तो वे अपना मासिक बोनस खो देंगे। समझा जियांग। उन्होंने सिर हिलाया और योजना विभाग में अपने सहयोगियों के लिए चुपचाप प्रार्थना की। मेई शू जानबूझकर अलविदा कहे बिना नहीं गया था। कल रात उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और क्योंकि वह लूसी से बात नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने चार्जर उधार लेने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वह सीधे बिस्तर पर चली गई। उसे कम ही पता था मेई फेंग सुबह सुबह उसे लू परिवार से लेने आया था, इसलिए वह जल्दी से उठी और अपने भाई के साथ घर वापस चली गई। रास्ते में मेई शू ने लगातार अपने हल्के दर्द वाले कनपट्टियों की मालिश की और दर्द में दिखाई दी। मेई फेंग ने देखा और पूछा, बहन क्या तुम्हें कल बारिश में सर्दी लग गई थी? मेई शू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे इतना नाजुक नहीं होना चाहिए। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं हाल ही में व्यस्त हूँ और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया हूँ। मेई फेंग चुपचाप हंसे। आप व्यायाम करने के लिए कभी जल्दी नहीं उठते थे। पिछली रात मैंने यांग को ये कहते हुए सुना कि जब से आप घर लौटे हैं आप हर दिन चाहे बारिश हो या धूप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप उन्हें गंभीरता से होमवर्क भी सिखा रहे हैं। बहन आप बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं। मेई शू ने चंचलतापूर्वक उसकी पीठ थपथपाई। क्या ये वह नहीं है जो मुझे करना चाहिए? तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। फैंग तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो तुम मेरे सबसे प्यारे छोटे भाई हो। मेई फेंग अचानक रुक गया और उसे अविश्वसनीय दृष्टि से देखने लगा और उसकी आंखों के कोने भी लाल हो रहे थे। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारा सबसे प्यारा छोटा भाई हूँ। हाँ। मेई शू ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हम दोनों व्यावहारिक रूप से एक साथ बड़े हुए हैं। यान और जियो वह सभी बहुत छोटे थे और उनके पास उतना समय नहीं था। जब मैंने घर छोड़ा था यान सिर्फ एक बच्ची थी। हमने वास्तव में सबसे अधिक समय एक साथ बिताया। जब उनकी मां ने मेई शू को जन्म दिया तो उन्हें मेई फेंग से गर्भवती होने में ज्यादा समय नहीं लगा। मेई शू ने शुरू में अपने छोटे भाई की उपस्थिति का विरोध किया, लेकिन बाद में क्योंकि मेई फेंग का व्यक्तित्व सौम्य और समझदार था और वह कभी भी बिना किसी कारण के रोती या हंगामा नहीं करती थी, उसके युवा दिल ने धीरे धीरे एक छोटे भाई के होने की मिठास की सराहना करना शुरू कर दिया। जब वे छोटे थे तो वे एक साथ खाते और सोते थे और एक साथ शरारतें करते थे। क्या वे सबसे करीबी भाई बहन नहीं थे? ऐसा लग रहा था कि मेई फेंग अतीत को याद कर रहे थे और वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। बहन मैंने जो बातें उस समय कही थी उनके लिए मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेई फेंग हम परिवार हैं। ऐसे औपचारिक शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, मेई शू ने कहा। वह उसके पास गई, धीरे से उसके मुलायम बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से देखा। मेई फेंग तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। अब तुम्हें देखने के लिए मुझे ऊपर देखना होगा। मेई फेंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो बहन अब से मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। मैंने पहले ही स्कूल में एक दिन का छात्र बनने के लिए आवेदन कर दिया है, इसलिए मैं हर दिन घर आऊंगा। मैं किसी को भी तुम्हें आसानी से धमकाने नहीं दूंगा और मैं किसी को तुम्हें फिर से दूर भेजने नहीं दूंगा। जाहिर है उसने मेई शू को ग्रामीण इलाकों में वापस भेजने की वांगियों की पिछली योजना के बारे में मेई यान से सुना था। मेई शू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है फिर मैं आ फेंग पर भरोसा करूंगा। चलो हम एक साथ घर जाएंगे, खाना खाएंगे और फिर स्कूल जाएंगे। मेई फेंग ने उसे पीछे से चुपचाप देखा, जैसे कि वह किसी दुर्लभ खजाने को देख रहा हो। लंबे समय तक अपनी नजरें हटाने में असमर्थ रहा। उनकी मां के निधन के बाद उनके लिए पूरे घर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेई शू थे, उसके बाद मेई यान और मेई जिंग थे। उनके पिता जिन्होंने उनकी मां को धोखा दिया था, वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ मेई फेंग ने कभी महसूस नहीं किया था। एक तरह से मेई फेंग ने मेई युन को उसकी बेवफाई के लिए नाराज भी किया। यदि यह उसके साथ विश्वासघात नहीं होता तो उनकी मां इतनी जल्दी इस दुनिया को नहीं छोड़ती। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।